जो लोग होते हैं ना वो बस यही जानते हैं कि फॉरेंसिक सिर्फ मर्डर मिस्ट्रीज और फिंगरप्रिंट्स के लिए होता है। एक्चुअली फॉरेंसिक इज नॉट ऑल अबाउट द लैब जो लोग सोचते यस। हैं कि ब्लड सैंपल्स ले लो और ये फॉरेंसिक बहुत वास्ट है। फॉरेंसिक आज की डेट में कॉर्पोरेट में भी है। ये एआई जो है सिर्फ अभी न्यू बॉर्न बेबी है। जिस तरीके से डीप फेक्स आ रही हैं सेलिब्रिटीज की भी और अच्छे अच्छे लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। मैट्रिमोनियल फ्रॉड आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स हो गए या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो गई, सेपरेशंस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। रीजन क्या है? हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपकी दोस्त और आज के शो की होस्ट उर्वी। बचपन से आप लोगों ने शेरलॉक होम्स की कहानियां तो बहुत ही सुनी होंगी और ये भी सोचा होगा कि डिटेक्टिव बनना सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास घुमाना होता है। बट आज के हमारे गेस्ट आपको बताएंगे कि एक डिटेक्टिव बनना कितना ही ज्यादा थ्रिलिंग, इंटरेस्टिंग, कभी कभी कंफ्यूजिंग भी होता है। ये इनके पास जो केसेस आते हैं ये ना ही सिर्फ उनको सॉल्व करते हैं बल्कि इनके सॉल्व हुए केसेस एक कहानी बन जाते हैं जो कि आपको आगे इस पॉडकास्ट में सुनने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के आपको मिलवाते हैं इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट मिस्टर आकाश सिंह ठाकुर से। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक सर। थैंक यू सो मच उर्वी। फर्स्टली आई वांट टू थैंक कि आपने हमें इनवाइट किया अपने इस शो में। एंड जैसा कि आप जानते हैं, लाइक मेरा नाम आकाश सिंह ठाकुर है एंड मैं एक सीनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ एंड कंसल्टेंट हूँ। लास्ट 12 ईयर्स, मोर देन 12-13 ईयर्स से मैं इस फील्ड यस। में हूँ। एंड इस जर्नी के लाइक दौरान मैंने कॉर्पोरेट केसेस से लेके गवर्नमेंट केसेस, प्राइवेट केसेस एंड लाइक मैट्रिमोनियल कोर्ट केसेस, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट, तो ऑलमोस्ट मैंने आई एम ब्लेस्ड कि मैंने एक तरीके से सारी अलग-अलग फ़ील्ड्स में मैंने अपनी वर्क किया एंड एक्सपीरियंस गेन किया। दैट्स सो ग्रेट। एंड यस एंड इसके पीछे बोलते हैं ना कि हर एक जर्नी के पीछे हर कोई मतलब कोई एक पर्सन होते हैं। तो मेरे जर्नी के पीछे मैं मानता हूँ कि मेरे लाइफ़ के जो अलग-अलग स्टेप्स रहे हैं, उसमें मेरे अलग-अलग गुरु रहे हैं, जिनकी वजह से मैं इस फ़ील्ड में आया एंड एंड यस एंड आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। वी वेलकम यू टू केजेड टॉक सर। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में कैसे डेवलप हुआ? मतलब कि ये कोई मर्डर मिस्ट्री थी या फिर आपका मतलब कोई इंसिडेंट था जिसने आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट जगा दिया? एक्चुअली ये एक लंबी स्टोरी होगी, बट अगर आपके पास टाइम है तो मैं बिल्कुल डेफ़िनेटली टाइम है, हमारे दर्शक तो बैठे ही हैं सुनने के लिए। एक्चुअली ये स्टोरी मतलब मेरा जो बोलने का रीज़न है पूरी बात करने का, जिससे हर एक पर्सन अपने आप से रिलेट कर पाए। तो मेरी जो जर्नी थी वो एक्चुअली मैं एक ऐसे स्टेट से बिलॉन्ग करता हूँ जो छोटा तो है, बट वहाँ के लोग बहुत सिंपल एंड बोलते हैं ना दिल के अच्छे हैं। तो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ। तो मैं जो जिस स्टेट का नाम है वो है छत्तीसगढ़। ओके। एंड उसमें दैट टाइम इट वाज़ अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश यस। एंड अभी वो डिवीज़न के बाद छत्तीसगढ़ हो गया। हुँ। एंड छत्तीसगढ़ से भी एक छोटा-सा कस्बा है, मैं वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। एंड जो जर्नी थी मेरी उसमें मेरा फर्स्ट था कि मैं स्टडी बचपन में मेरी एक प्रॉब्लम थी कि मेरे को हर चीज़ में मेरी क्यूरियोसिटी थी क्वेश्चंस करने की। अगर एप्पल लाइक एप्पल अगर ए से एप्पल है तो क्यों है? ए को हम ए क्यों बोल रहे हैं? 2 प्लस 2 क्यों हो रहा है? इस वजह से मैं बहुत पिटाई भी खाता था। लाइक मैंने बहुत मार खाई एंड ये क्यूरियोसिटी मुझे थी कि यार ये पढ़ाई जो है क्यों मतलब इस तरीके से लोग पढ़ रहे हैं? ये मेरा एक इनिशियल था रीज़न कि मुझे बहुत रीज़निंग था। बोलते हैं ना खोजी, तो वो हर एक पॉइंट में, हर एक चीज़ में मुझे खोज करने की बहुत आदत थी। जिसके बाद फिर मैं मेरे एक टीचर हुए पॉल, मिस्टर पॉल, उन्होंने मुझे सही गाइडेंस दी, एजुकेशन को लेके कि एजुकेशन जो आप पढ़ रहे हो और जो रीज़निंग है उसके पीछे, वो क्यों है, क्या है? तो फिर मेरे लिए बहुत इंटरेस्ट वो हुआ एंड फिर नेक्स्ट थे मेरे जो मेरी मदर थी, उनसे मैंने बहुत कुछ अपने लाइफ़ में डेवलप किया कि कैसे इस चीज़ों पे बिलीव होना चाहिए, कैसे हमें चीज़ों से यस। हार नहीं और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी कुछ मेरी जर्नी में, मेरे आज प्रोफ़ेशनल जर्नी पे काम आ रही हैं। एंड जो फर्स्ट मेरी जो रीज़न था ये मेरे मेरे दादू थे मतलब मेरी मम्मा के मामा थे, जी। वो चीफ़ जस्टिस थे। तो उनसे मैं डिसिप्लिन, उनसे मैं उनकी ऑरा, उनका पर्सोना मुझे बहुत हुँ। अट्रैक्ट करता था, जो मेरा यंग एज था हुँ। लाइफ़ का। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्ट करती थी एंड फिर जैसा कि आप जानते हैं जब जो छोटे क्षेत्र होते हैं या जो छोटे कस्बे होते हैं, वहाँ पर एक प्रॉब्लम रहती है कि अवेयरनेस की। यस। वहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि हमारे पेरेंट्स अपने कम्फर्ट ज़ोन से, अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी अवेयरनेस से बहुत ज़्यादा करते हैं।
बट वो एजुकेशन को लेके अगर वो लाइक उनका ये कॉन्सेप्ट था, क्योंकि पहले इतनी चीज़ें नहीं थी, डिजिटल नहीं थी दुनिया, तो उनका कॉन्सेप्ट था अगर बच्चा साइंस पढ़ रहा है, हुँ, तो वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर, और अगर वो कॉमर्स ले रहा है, तो वो बनेगा लाइक सीए करेगा या सीए। आगे करेगा। बट मेरा एक बचपन से था कि यार मुझे लाइफ में कुछ अलग करना है। ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर था। यार मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स आज डॉक्टर्स हैं, कुछ हुँ, इंजीनियर्स हैं, कुछ जर्नलिज्म में हैं, सारे अलग-अलग फील्ड में अच्छा है, कर रहे हैं, बट मेरा ये था कि थोड़ा डिफरेंट करना है। एंड उस डिफरेंट में मुझे मेरी मैम जो मिली, कॉर्नर मैम थी, हुँ, मेरी इंग्लिश टीचर थी, उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है, ये जो तुम्हें बहुत चीज़ों को जानने का वो रहता है, आप डू वन थिंग, आप फॉरेंसिक में जाओ। तो पहला वर्ड मैं फॉरेंसिक का, हुँ, सीआईडी के बाद रियल लाइफ में, क्योंकि सीआईडी जब हम देखते थे, सारे हम जितने भी हैं, सीआईडी से समझे थे फॉरेंसिक, बट रियल लाइफ में कोई पर्सन मुझे ये वर्ड बोल रहा है, तो मेरे एग्ज़ैक्टली। लिए थोड़ा-सा फैंसी था। मैंने आई गई बात हो गई, एंड आई वाज़ लाइक कि आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल, कि मुझे मेडिकल, चलो अब पेरेंट्स ने साइंस दिया है, तो हम उसी उस माइंडसेट में थे कि मेडिकल करना है। एंड उस दौरिश बोलते हैं ना कि लाइफ डिसाइड करती है आपकी जर्नी, एंड डेस्टिनी। ये डेस्टिनी आपकी पूरी लाइफ, जो ज़िंदगी है वो हाँ। डिसाइड करती है। तो ये जब मैं मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहा था, तो एक नॉर्मल मैं बैठा हुआ था, तो एक मैंने आर्टिकल पढ़ा, हुँ, और उस आर्टिकल में एक पर्सन के बारे में मैंने पढ़ा जिसका नाम था रमेश सी मदान साहब, हुँ, है ना? उस उस टाइम शायद उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। तो वो ओके। कुछ आर्टिकल आया था, कहीं हुँ, पर मैं पढ़ रहा था, हुँ, मतलब, एंड उस पर्सन को मैंने रिलेट किया कि मैंने हम होंगे कामयाब जी टीवी में, मैं अपने मतलब चाइल्डहुड में, बचपन येस। में देखा देखा था कहीं। तो मुझे लगा था ये एक्टर हैं और कुछ सीरियल है इस हुँ, टाइप का। तो वो पर्सन को मैंने रिलेट किया। फिर उसको पढ़ा मैंने, उनके बारे में पढ़ा, तो वो काइंड ऑफ ये था कि वो टाइम फिर वो भी आई गई बात हो गई, एंड फिर मैं अपनी मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा था। उसी वक़्त में फॉरेंसिक का कहीं पर कोर्स का डिटेल आया, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तब फॉरेंसिक की जो नॉलेज थी, अवेयरनेस थी, या जो एजुकेशन था, वो बहुत रेयर कॉलेजेस में अवेलेबल थे कोर्स। तो फिर मैंने अप्लाई किया, एंड टच वुड उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके। अब देखिएगा मैं डॉट कैसे कनेक्ट बता रहा हूँ कि ज़िंदगी कैसे डॉट्स कनेक्ट हुँ, करती है। तो मैं जब कॉलेज आया फॉरेंसिक के लिए, और मुझे कोई नॉलेज नहीं है, जस्ट मैंने पढ़ा है एंड अपने लाइफ में जो बहुत थोड़ा बहुत सोचा है। तो उस तरीके से मैं जब मैं फॉरेंसिक आया, फॉरेंसिक कॉलेज में आया एंड एमिटी में जी। मैंने अपनी एजुकेशन ली। उस वक़्त क्या हुआ कि मेरे डेस्टिनी में शायद मेरे जो गुरु थे पहले इस फॉरेंसिक फील्ड हुँ, के, वो मुझे मिले, वो थे डॉक्टर मिश्रा। एंड डॉक्टर मिश्रा के बारे में जब मैंने रिसर्च किया, ही वाज़ एंड करंटली आल्सो, वो रिनाउंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। ओके। तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैंने उनके अंडर में एजुकेशन ली, उनके अंदर में अपनी ट्रेनिंग ली, एंड जी, उन्हीं के अंदर मैं अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट किया, जी। फॉरेंसिक से रिलेटेड। फिर एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ उनसे उनके साथ, तो वो मुझे माइट बी वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है हुँ, आपकी सिंप्लिसिटी से, आपके बिहेव से। तो गुरु हैं अब वो भी मेरे, तो उन्होंने बोला कि आज मैं तुम्हें अपने गुरु से मिलाता हूँ। तुमने जो मेरे साथ अपना वक़्त दिया है, जो चीज़ें तुमने अर्न किया है, तो आज मैं तुम्हें अपने गुरु से मिलाता हूँ। तो मुझे गुरु के लगा गुरु। गुरु के गुरु, मुझे लगा यार, मुझे लगा कि इनके गुरु कैसे कौन हो सकते हैं? ये तो खुद में इतने बड़े पर्सन हैं। तो फिर उन्होंने मेरे सामने कॉल किया एंड कॉल करके बोला कि सर मैं अपने एक चेले को भेज रहा हूँ आपके पास, लीजिए बात करिए। तो मैं उनसे कॉल पे फ़ोन लिया एंड मैंने बोला, हाय सर, आई वाज़ क्वाइट यंग। हुँ, तो मैंने बोला कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि सर ने रिकमेंड किया है। तो उन्होंने बोला कि आप डॉट 9 बजे मेरे घर आइए, और 9:05 होगा तो आप प्लीज़ रिटर्न चले जाइएगा। इतना मैं स्ट्रिक्ट? इतने स्ट्रिक्ट, एंड आई वाज़ क्वाइट यंग, मुझे लगा, एंड कॉलेज में आप जानते हो हम सभी काफ़ी थोड़ा-सा लाइट रहते हैं। जी, एंड बट हाँ, मेरा एक फ़ायदा ये हुआ था, मैंने कॉलेज लाइफ़ से अपना काम स्टार्ट कर दिया था। मैं जब स्टडी कर रहा था, तो क्योंकि ये मेरा बचपन से एक बिलीफ था जो मेरी हुँ, मदर ने दिया था, कि आप जब 10th के बाद या 12th के बाद पढ़ाई करते हैं, तो वो जो पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई नहीं होती है, वो आप अपने लिए अपनी ज़िंदगी को चूज़ करते हैं, यस। वो आपकी कला होती है, उसे सीखना है। तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ अपने डॉक्टर मिश्रा के अंडर पे मैंने अपने करियर काम, चढ़ने की यस, पहली सीढ़ियाँ। यस, मैंने स्टार्ट कर दिया था। आई वाज़ द वन जो पढ़ाई करते-करते करीब मोर दैन 40 केसेज़ कर लिया था। 40 40 केसेज़, केसेस? यस, एंड मैंने वॉव! उससे अर्निंग भी स्टार्ट कर दी थी।
तो ये तो और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में था या सर के अंडर में सर था? के अंडर था। सर के अंडर, यस, ओके। मैंने पूरी अपनी साथ में केसेस लेना, उससे अर्न करना, वो सारा कुछ मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो फिर क्या होता है कि मुझे करीब 9 बजे बुलाया जाता है दूसरे दिन। करीब सैटरडे था। हुँ, तो शनिवार को मुझे बोले कि तुम 9 बजे डॉट, एंड मेरे पास ये दिमाग में था यार ये 9-5 में तुझे बाहर कर देंगे, हाँ, नहीं पता कौन है। एंड यू वोंट बिलीव, मैं डॉट 8:55 पे वहाँ था एंड वाओ! सर अपने कैमरा से मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। वो 10 मिनट नहीं आए एंड जब वो आते हैं, यू वोंट बिलीव, आई वाज़ सरप्राइज्ड। एक ट्रेंच कोट जो आपने देखा है इसमें जेम्स बॉन्ड देखा है ना आपने? जी। ट्रेंच कोट, हैट, गन, हुँ, सिगार, मदान साहब की पर्सनैलिटी, वो ही जो मैं लाइव देखा था, जो आज आज तक मैंने सिर्फ़ यस। मूवीज़ में देखा था। फर्स्ट टाइम मैं एक यंग बच्चा, ऐसे पर्सन को देख रहा हूँ, जो मैंने सिर्फ़ मूवीज़ में देखा है। मतलब डिटेक्टिव भी ऐसे ड्रेस अप करते हैं? यस, एंड यू वोंट बिलीव, मैं उनका चेहरा देख के मैं अपने रिकॉल कर रहा हूँ अपनी मेमोरी, यार मैं बचपन में एक हम होंगे कामयाब देखता था, यही पर्सन थे। फिर मैं मेडिकल कर रहा था, मैं किसी पर्सन के आर्टिकल पढ़ रहा था, तो यही पर्सन है। एंड आज जिस फील्ड को मैंने चूज़ किया, तो किस्मत मुझे इनसे मिलाने वाली थी। देखिए लाइफ कैसे आपकी जर्नी डिसाइड करती है। यस, डॉट्स कनेक्ट डॉट्स होते ही कनेक्ट होते जाते हैं। चले गए एंड आई वाज़ लाइक कि मैं 1 घंटे तक सिर्फ़ मैं वो कुछ बोलते रहे और मुझे कुछ नहीं पता क्या बोल रहे हैं। मैं सिर्फ़ उनको देख रहा हूँ। क्योंकि मैंने लाइफ़ में ऐसा बंदा नहीं देखा था एंड एक दूसरा एक फीलिंग आ रही थी कि मेरे जो नानू थे लाइक हुँ, मेरे मम्मा के जो मामा थे, तो मैं उन्हें दादू बोलता था। तो उन्हें मैंने एज़ अ जज देखा था। तो उनकी जो ऑरा था, पर्सनैलिटी थी, सिम्प्लिसिटी थी, सेम मैं देख रहा था। तो मैंने एक चीज़ देखी है लाइफ़ में, जो बड़े आदमी होते हैं, जो बड़े पर्सन्स होते हैं, उनके यहाँ कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। वो बहुत ग्राउंडेड होंगे, उनका पर्सोना डिफरेंट होगा, वो बहुत पॉज़िटिव होंगे एंड वो बहुत सिंपल होंगे। तो ये चीज़ें मैं अपने सभी के व्यूअर्स को बोलता हूँ, ये चीज़ें ज़रूर अपनाएँ एंड तब मैं वहाँ पर देखा लाइव एक पर्सन को जो इस तरीके का गन रखा हुआ है, ट्रेंच कोट पहना हुआ है, हैट इस पहना हुआ है एंड उनके ब मेरी फर्स्ट मीटिंग के बाद मुझे ये यकीन नहीं था कि वो मुझे कभी दोबारा मौका देंगे एंड मुझे नेक्स्ट डे कॉल आता है और बोलते हैं, "तुम मुझे मिले और मुझे तुमसे मिल के बहुत अच्छा लगा।" एक्चुअली क्या है वो काफ़ी मूवीज़ में एक्ट भी किए हुए हैं, हाँ, तो आपके है लिए ना? एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनसे अचीवमेंट थी। मिलना। दूसरा उनके बोलने का तरीका जो जी, था, बहुत कुछ मैंने उनसे लर्न किया। जैसे कई लोग पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या है आकाश? तो मैं बोलता हूँ 90 इयर्स के अभी वो हैं हुँ। सर, जो कि बहुत यंग, एनर्जेटिक अभी भी वर्किंग है। ही इज़ स्टिल यस, वर्किंग? ही इज़ स्टिल वर्किंग एंड आप और वॉव! हमसे ज़्यादा एनर्जेटिक अगर इस रूम पे रहेंगे, उनका ऑरा, उनका काम करने का आप थक जाओगे, वो नहीं थकेंगे। तो वो खुद में एक यूनिवर्सिटी भी हैं और खुद में एक वे ऑफ लाइफ भी है, कैसे जीना चाहिए लाइफ। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ें सिखाई, तो मुझसे कोई पूछता है कि आकाश जी आपके लाइफ में कितना एक्सपीरियंस है आपके इसका? तो मैं बोलता हूँ 90 इयर्स सर का ऐड कर लीजिए, 13 इयर्स मेरा कर लीजिए। तो मेरी एक मैं आई एम ब्लेस्ड कि मुझे फॉरेंसिक के जो बेस्ट पर्सन थे हुँ, डॉक्टर मिश्रा एंड डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन जो यस, पर्सन है मदान साहब, दोनों के अंडर में काम करने का, सीखने का, चीज़ों को जानने का मौका मिला। सो आई एम द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यस एंड और आज येस हमारे साथ आप हैं, ये एंड हमारे लिए बहुत थैंक अच्छी नो, चीज़ है। नो थैंक्स अ लॉट यार आपने मुझे इनवाइट किया एंड सो वो जो जर्नी थी, नेक्स्ट डे कॉल आता है मुझको। उन्होंने बोले, "हेलो यंग बॉय, आपसे मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक केस कर रहा हूँ मैं, आई वांट कि आप मुझे जॉइन करें।" तो मेरे लिए तो वो अचीवमेंट था। क्योंकि मैं ग्रेजुएशन या समथिंग कुछ कर रहा था। हुँ, तो मुझे लगा यार इतने बड़े पर्सन मुझे तो ये फिर मैं कनेक्ट करता हूँ कि आप कितने ओरिजिनल हैं, कितने ट्रांसपेरेंट हैं, वो हुँ, बहुत मैटर करता है। तो लाइफ में आपको किसी को दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है ना? आप वो रहिए जो आप हैं, तो आपको डेफ़िनेटली जर्नी डेस्टिनी चूज़ करेगी। तो उन्होंने मुझे केस पे ले गए एंड आप बिलीव नहीं करेंगे वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा केस था एंड उनके थ्रू मेरा वो केस मतलब इन्वेस्टिगेशन का फील्ड में स्टार्ट हुआ एंड वो केस किसी बड़े बिजनेसमैन के लाइक मैं नाम रिवील नहीं कर सकता जी, बट वो एक केस ऐसा था कि
बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट बिज़नेसमैन हैं। ओके, उनके घर में एक चोरी हुई थी डायमंड की। ओके। एंड फाइनली मैं पूरा 1 मंथ उस केस में था उनके साथ। एंड फाइनली ये हुआ कि उनके फैमिली पर्सन ने ही उस चीज़ को चोरी किया था। ओह! यस। उस केस को हमने पूरा सर के साथ इन्वेस्टिगेट किया, जी, चीज़ों को देखा। तो मैंने बहुत बारीकियाँ, चीज़ें सर से सीखी कि किसी भी केस को इनिशिएट कैसे किया जाता है और किसी केस को फिर क्लोज़ कैसे किया जाता है। ये बहुत मैटर करता है इन्वेस्टिगेशन में। लाइफ लेसन यस, आपके लिए वो यस, एक। बहुत बड़ा। एंड मैं फिर समझता हूँ कि डेस्टिनी जब मैं देखा डॉट में वो मैंने कनेक्ट किया, तो देखा कि जिस पर्सन को मैं हम तब देख रहा था मैं आई थिंक आई वाज़ 9-10 इयर्स कि मैं किसी को टीवी में देख रहा था, आज वो पर्सन के साथ बैठा हुआ हूँ। एक अचीवमेंट होता है, अगर यस, हम ही लोग मिलते हैं किसी से तो हम ही लोगों को लगता है कि वाओ! ये पर्सन कितना अच्छा है एंड फिर जब उसके साथ काम करने का मौका मिलता है, तो एक बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ हम लोग क्रिएट कर राइट। पाते हैं और इट्स वेरी एंड ये मैं मानता हूँ, जैसे अभी मैंने एक सलीम साहब की एक बहुत अच्छी लाइन सुनी थी। सलीम साहब जो सलमान खान जी, साहब जी, के जी। फादर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि आप 2 एंड देखिए, जन्म एंड मृत्यु, जो डेथ है। दोनों कोई भी ऐसा कोई भी पॉइंट आपके हैंड में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। कोई भी एक हाथ, ना आपके जन्म किस घर में होगा, किस जाति में होगा, किस प्लेस में होगा, ये आपके हाथ में नहीं है। किस जगह आपकी मृत्यु होगी, किस कंडीशन में होगी, किस सिचुएशन कहाँ पर होगी, वो कुछ भी। तो दोनों जब आपके हाथ में नहीं होता है ना, तो ये समझिए कि आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप वही कर रहे हैं जो आपके लिए डेस्टिनी या जर्नी ऑलरेडी डिसाइडेड है। बस आप उसको फ़ॉलो करते हैं। हाँ, मैटर ये करता है आप उसको कितने अच्छे से फ़ॉलो करते हैं। तो ये जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ तो इस चीज़ को मैं आज मानता हूँ, कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक वो था। एंड मेरी जर्नी पे डेफ़िनेटली मेरे जिस मैं बताया कि जिस एरिया से आता हूँ, वहाँ के लोग बहुत सिंपल हैं, जी, सिम्प्लिसिटी बहुत है। वहाँ हर 10 में से 8 जो फैमिली है, उसमें से हर 8 फैमिली उ उस वक़्त अब तो चीज़ें चेंज हो गई है, बट 10 में से 8 फैमिली के बच्चे आज बहुत अच्छे-अच्छे फ़ील्ड में हैं, बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं उस एरिया में। लेकिन वही कमी थी बस कि अवेयरनेस की। जी। तो जो जब हम जैसे लोग जब ऐसे फ़ील्ड हुँ। में आते हैं, तो डेफ़िनेटली वो वहाँ के लोगों के लिए भी फिर हेल्पफुल हो। बट आपकी जर्नी ये बताती है कि अगर डेस्टिनी आपको चूज़ करती है, तो आपको भी डेस्टिनी को चूज़ करके उसको फ़ॉलो करना फ़ॉलो करना चाहिए। चाहिए। काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी थी सर आपकी। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे मैं हूँ, मैं इन सब चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्टिव्स के मैं बहुत उनकी लाइफ़ में इंटरेस्टेड रहती हूँ। बट मैंने तो बचपन से सीआईडी ही देखा है। राइट, डॉक्टर क्राइम साल्के। पेट्रोल, सीआईडी यही सब यस, चीज़ें। यस। तो इन्वेस्टिगेशन उसमें होती है, फॉरेंसिक चीज़ें जो भी होती हैं, मैंने बस उसी से सीखी हैं और आई मीन मेरे दर्शकों ने भी उसी को ज़्यादा देखा है। आप बताइए हमारे दर्शकों को कि असलियत में फॉरेंसिक क्या है? इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है? ये जो आपने बताया सीआईडी का, जी। जैसे मैंने आपको बोला कि यस डेफ़िनेटली मैंने भी बहुत चीज़ें जब देखी थी फॉरेंसिक के बारे में, हुँ, तो सीआईडी के लिए हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि लोगों के बीच में घर-घर में उसने एक अवेयरनेस तो लाया, जी। है ना? बट हाँ, ग्लोरीफाई उतना नहीं होता है। जो रियल लाइफ़ केस होते हैं, चीज़ें होती हैं, उसमें आपकी लर्निंग काम आती है, जी, आपका एक्सपीरियंस काम आता है, आप किसके अंडर में अपनी एक्सपर्टीज़ को डेवलप किए हैं, वो काम यस। आता है। प्लस उस पर्टिकुलर एरिया में आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है ना? जिस तरीके से मान लीजिए कि मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ, कभी जो रेत होता है, उसके घड़े नहीं बनते, है ना? घड़े बनने के लिए भी अच्छी मिट्टी होनी ज़रूरी है, ठीक है? तो घड़े जो होता है तो लेकिन उस मटके को बनाने हुँ, वाला जो कुम्हार होता है, जो आर्टिस्ट होता जी, है, वो मैटर करता है। उसी तरीके का जब आप लाइफ़ में कोई भी चीज़ को डेवलप करते हैं, कोई भी एक्सपर्टीज़ डेवलप करते हैं, तो उसके लिए आपका गुरु बहुत मैटर करता है। आपकी लर्निंग बहुत मैटर करती है, आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है और जब लाइफ़ में इस तरीके का जब आप करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको ये जब ये केसेस आप जी। जाते हैं किसी लाइव केसेस में, तो वहाँ पर आपकी ओवरऑल एक्सपीरियंस, हुँ, आपकी ऑब्ज़र्वेशन क्या है उस केस को जी। लेके, वो सारा कुछ मैटर करता है। आपकी स्टार्टिंग इनिशिएशन किसी भी केस में, आपकी फर्स्ट स्टेप क्या है? आपने पहला स्टेप क्या लिया है? आपकी ऑब्ज़र्वेशन उस केस को क्या लेके रही है? वो जी। सारा कुछ मैटर करता है कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेट क्या करेंगे हुँ। या आपकी फाइनल कंक्लूज़न क्या हो? सर लेकिन जो लोग होते हैं ना वो बस यही जानते हैं कि फॉरेंसिक सिर्फ मर्डर मिस्ट्रीज और फिंगरप्रिंट्स के लिए होता है बट असलियत में फॉरेंसिक कितना ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है ये आप कुछ बताएंगे इसके बारे में?
यस, एक्चुअली फॉरेंसिक इज़ नॉट ऑल अबाउट द लैब जो लोग सोचते यस। हैं कि ब्लड सैंपल्स ले लो और ये वो। फॉरेंसिक बहुत वास्ट है। हुँ, आज आपको मैं बताऊँ कि हम आपकी नॉलेज फॉरेंसिक के लिए क्या है? फिंगरप्रिंट, यस। डॉक्यूमेंट, हुँ, फॉरेंसिक आज की डेट में कॉर्पोरेट में भी है। हुँ, फाइनेंशियल जो डेटा हो रही है यस। एनालिसिस हो रही हैं, ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हुँ, हैं, उसमें क्या वर्क करता है? फॉरेंसिक, है ना? फॉरेंसिक क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये साइंटिफिक मेथड है। जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जो साइंटिफिक मेथड एंड टूल्स आप यूज़ करते हुँ, हैं, वो फॉरेंसिक साइंस है, ठीक है? दैट विल लीड टू द फर्दर एग्जामिनेशन एंड योर फाइनल कंक्लूजन। तो फॉरेंसिक साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द लैब, और ये मैं सिर्फ़ आपके व्यूअर्स को नहीं, फॉरेंसिक के जो स्टूडेंट हैं या जो आने वाले लोग हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा, फॉरेंसिक के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ तो ज़रूर करिए कि आपकी एक अच्छे गुरु को ज़रूर चूज़ करें। एक अच्छे पर्सन के अंडर में आप स्टडी करें। आप एक उसकी डेप्थ तक जाएँ, अपनी नॉलेज, अपनी लर्निंग को बढ़ाएँ एंड आप ये कॉन्सेप्ट हटा दें कि आपकी जो बुकिश नॉलेज है या हुँ, जो आपने लैब या कॉन्सेप्ट बना रखा है वो नहीं है। फॉरेंसिक आपकी लर्निंग के बाद जो आपका कॉमन सेंस डेवलप होगा, आपकी जो एक्सपीरियंस डेवलप होगा, आपकी जो फर्दर ये एक्सपीरियंस डेवलप होगा, ये सारा कुछ मैटर करेगा कि आप कितने बेटर फिर एक्सपर्ट बन पाएँगे। देखिए, मेरा मानना है यस। हर एक फ़ील्ड में चाहे कोई भी फ़ील्ड में आपको बेटर करना है, तो आपको कहीं न कहीं अपने सीनियर को फ़ॉलो करना पड़ेगा। आप बुक से यही सिर्फ़ चीज़ें सीख सकते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके रूल्स क्या हैं, लॉज़ जी, क्या हैं, लेकिन उसको कब और कैसे यूज़ करना हुँ, है, वो आपका गुरु बताएगा, बिल्कुल। है ना? मतलब एक अच्छा गुरु ज़रूर होना चाहिए। ज़रूर अब तो होना चाहिए। टीचर्स डे भी आने वाला है, यस, तो यस। आप गुरुओं के लिए कुछ बोलना मैं चाहेंगे? मानना चाहूँगा, देखिए हर एक फ़ील्ड में बोलते हैं ना, हर एक फ़ील्ड में जी, एक डॉन होता है। हर एक फ़ील्ड में अपना एक गुंडा होता है यस। और शहंशाह होता है। तो मैं अपनी फ़ील्ड का मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने फ़ील्ड का जो गुरु मानता हूँ या जो वो मदान साहब है ना? रमेश जी मदान साहब हैं एंड मैं सभी गुरुज़ जो मेरे लाइफ़ में कंट्रीब्यूट किए हैं, थोड़ा भी, बड़ा, छोटा भी, उन सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा। क्योंकि आप सभी के ही, चाहे वो मेरी मदर हों, आपके स्टेप्स आप समझना पड़ेगा। आपके गुरु ये मैटर नहीं करता कि आपके एजुकेशन में ही मिल रहे हैं। आपके फैमिली में भी अगर कोई कुछ छोटा भी कुछ सिखा रहा है, जैसे मेरे अगर छोटे भाई भी मुझे कुछ सिखाते हैं, हुँ, तो मैं उस चीज़ के लिए मैं उन्हें थैंकफुल होता हूँ कि वो मुझे कुछ तो सिखाएँ। तो आपको लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, एक्सेप्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, ईगो को खत्म करना पड़ेगा एंड अपने सभी गुरु को थैंक्स बोलना पड़ेगा। देखिए, मैं मानता हूँ अपनी हिस्ट्री में आप चले जाइए, अपने जितने भी बुक्स पढ़ेंगे, जितने भी हमारे इतिहास हैं, कल्चर है, कोई भी योद्धा 2 नाम से जाना जाता था। एक अपनी माँ के नाम से और एक अपने गुरु के नाम से, है ना? बिल्कुल। अर्जुन जो थे, जी, योद्धा थे बहुत बड़े, हुँ, उन्हें क्या बोला गया? कुंती पुत्र, जी, है ना? और उनको कैसे जाना गया? द्रोणाचार्य शिष्य। तो आज के लोगों को ये एक्सेप्ट करने में क्यों बुरा लगता है? मुझे लगता है ये ईगो प्रॉब्लम है कि यार मैं ये मान लूँ कि मेरा गुरु, तो हम ये सोचते हैं कि शायद हम छोटे हो जाएँगे, नहीं। अगर ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम सामने वाले से कुछ लर्न किए हैं, तो आप बड़े होते हैं। मैं यस, अगर आपसे कल के दिन कुछ सीख रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, आप डिजिटल वर्ल्ड की अपनी एक्सपर्ट हैं, तो आप मेरे लिए गुरु होंगे। तो जी, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में क्या बुरा है? बिल्कुल। मतलब एंड हमें उसके लिए अपने थैंकफुल गुरुओं होना के लिए चाहिए। हमेशा यस, थैंकफुल यस, रहना चाहिए। रिगार्ड्स आप जो भी कुछ हैं। जी, मैंने आपको बोला ना कि मटका जो होता है, हुँ, उसे एक मिट्टी तो डेफ़िनेटली अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी से तो नहीं बनते, रेत से नहीं बनते, मिट्टी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। किसी भी घड़े को बनाने के लिए जो आकार देता है, वो एक कुम्हार या आर्टिस्ट देता है। जी। तो उस आर्टिस्ट की तो पूजा करो, जिसने बिल्कुल, तुम्हें रंग बिल्कुल। दिया, रूप दिया और पहचान दी। इसलिए मैं मानता हूँ, मैं बहुत फ़ॉलो करता हूँ और ये आपको, मुझे लगता है, आपको और बड़ा बनाती जैसे आपने मटके की बात कही, एक मटके को शेप देने के लिए थोड़ा प्यार से है। यस, बनाया जाता है, यस, लेकिन यस। उसको मार भी लगाई जाती है बिल्कुल। क्योंकि अगर मार नहीं लगेगी तो उसका शेप ठीक नहीं आएगा। राइट, राइट। ये चीज़ मैंने अपने गुरु से सीखी थी। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करूँगा कि देखिए, इसमें भी 2 टाइप के लोग होते हैं। एक जो आपको डाँटेंगे अकेले में, हुँ, है ना? तारीफ़ करेंगे दुनिया के दुनिया के सामने, सामने। वो गुरु होता है। पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो इंसल्ट करेंगे आपको पब्लिक में और तारीफ़ करेंगे अकेले में, इट मीन्स ही और शी वॉन कि पहचान आपकी लोगों के सामने ना, है ना? तो मैं ये मानता हूँ गुरु वो होता है
जो दुनिया के सामने आपकी तारीफ़ करेगा, आपके बैक पीछे करेगा और डाँटेगा आपको अकेले में, वो आपका गुरु होता है। चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपका पेरेंट हो, मतलब फादर हो, जी, ब्रदर हो या आपके टीचर्स हों, जो भी हों। तो टच वुड मुझे ऐसे ही मिले, मेरे मेरे लाइफ़ के अलग-अलग जर्नी में अलग-अलग कुछ का नाम लेना चाहूँगा मैं, जिन्होंने बिल्कुल, बहुत अपने-अपने फ़ील्ड में मुझे सिखाया, समझाया। मेरी फर्स्ट तो मेरी गुरु मेरी मदर थी, बिल्कुल। है ना? जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हारना ये नहीं सिखाया सीखा। कभी नहीं, आपके अंदर जिद होनी चाहिए उस चीज़ को पाने की। दूसरे मेरे नानू थे, जो मैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली उनसे सीखा डिसिप्लिन। थर्ड मेरे जो कॉर्नर मैम थीं या पॉल साहब थे या पांडा सर थे या जावेद अली साहब थे। ये सारी चीज़ जर्नी थी मेरी स्कूलिंग की। लेकिन मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में डॉक्टर विसे मिश्रा साहब थे, एक बीएल बियानी साहब हैं, वो किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री के डायरेक्टर रहे हैं मुंबई में व्हेन आई हुँ, वाज़ इन मुंबई। तो उन्होंने मुझे कॉर्पोरेट का ज्ञान दिया। जब मैंने आई वाज़ इन कॉर्पोरेट, आई वाज़ जी, वर्किंग विथ कॉर्पोरेट। तो उन्होंने मुझे कॉर्पोरेट का सही मायने में सिखाया, बताया और फिर थे मदान साहब तो ओवर बिल्कुल। लाइफ टाइम है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके लाइफ में हर एक पर्सन रोल अदा करता है, उसका थैंकफुल ज़रूर होना चाहिए। जैसे आज आप सब जो रोल अदा कर रहे हैं हमारे लिए, तो आपके लिए भी मेरे लिए ऑब्वियस सी बात है रिगार्ड्स होना चाहिए एंड तभी इंसान बड़ा बनता है। बिल्कुल सर, आपके और ये थॉट्स चीज़ें भी मैंने अपने गुरुओं से सीखी। जी, आपके थॉट्स काफ़ी अच्छे हैं और हमारे दर्शक भी इसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगे एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को अपनी लाइफ़ में अपनाएँ। येस, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने लाइफ में एक गुरु ज़रूर बनाओ, एक ऐसा मेंटर, ऐसा गाइड जो आपको सही मार्गदर्शन दे। सर, अब जब आपने स्टूडेंट्स की बात करी है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि वुमेन्स के लिए फॉरेंसिक की फ़ील्ड कैसी है? मतलब उनको क्या चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ते हैं या फिर जो इसमें आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ बताना येस, चाहेंगे? डेफ़िनेटली मैं तो मानता हूँ कि आज की डेट में जो वो वुमेन्स हैं, वो इंडिया में की जीडीपी तक में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो फॉरेंसिक फ़ील्ड तो बहुत फिर भी छोटा है ना? एंड मैं मानता हूँ कि एक चीज़ हमारे साहब बोलते हैं कि जो मतलब लेडीज़ होती हैं, उनकी जो इंस्टिंक्ट होती है, मर्दों से ज़्यादा अच्छी होती है ना? तो वो इन मतलब बाय बर्थ वो जासूस होती हैं, है ना? ओके, कि हाँ, तो उनको तो इस फ़ील्ड में डेफ़िनेटली आना चाहिए एंड इंडिया में तो भी मेरे भी कुछ ऐसे लोग हैं, कलीग्स हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बट मैं फ़ॉरेन में भी देखता हूँ दे आर गुड लाइक आप इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव्स फ़ील्ड ले लो, फ़ॉरेंसिक की नॉलेज ले लो या फ़ील्ड ले लो, वहाँ बहुत अच्छा कर रही हैं एंड मैं सभी को, आप सभी को ये बोलना चाहूँगा औरतें कभी किसी चीज़ से कम तो रही नहीं। तो बिल्कुल आप आइए एंड इस फ़ील्ड में आप सभी की रिक्वायरमेंट है। फॉरेंसिक बहुत वास्ट फ़ील्ड है। फॉरेंसिक्स मैं जैसे बताया कि सिर्फ़ ये लाइक लैब नहीं है या फिंगरप्रिंट या डॉक्यूमेंट सिर्फ़ नहीं है। फॉरेंसिक बहुत वास्ट है, कॉर्पोरेट है, फॉरेंसिक इंजीनियरिंग अभी मैं एक केस कर रहा था किसी कॉर्पोरेट के लिए, उसमें फॉरेन से कुछ लोग आए हुए थे। यू वोंट बिलीव जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि अगर ब्रिजेज़ कोलैप्स कर गईं या रोड कोलैप्स कर गए तो वो नॉर्मल ऑडिट होती हैं। लेकिन फॉरेन में फॉरेंसिक इंजीनियरिंग वर्क करती है। उसकी रूट कॉज़ एनालिसिस करती हैं कि रीज़न क्या था? ये तो हो गया, हुँ, लेकिन उसका रीज़न क्या था? वो बहुत मैटर करता है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि डेफ़िनेटली आप आइए। इनफैक्ट मेरी कुछ कलीग्स हैं, जो हुँ, जिनको मैंने अपनी तरफ से जितना भी मेरी तरफ से जो मेरा रोल था उनके लिए मैंने निभाया एंड आज दे आर इन कॉर्पोरेट्स, दे आर डूइंग गुड। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा नॉट ओनली वुमेन आप जितने भी पर्सन्स आपके व्यूअर्स हैं, इस फ़ील्ड में आइए एंड अपना बेस्ट दीजिए एंड कोई भी फ़ील्ड में जब आप एक्सेल करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपका नाम होता है। कोई भी फ़ील्ड दुनिया की बेकार नहीं है। सर अब बात आती है जैसे आज के सिनेरियो की, तो एआई का बहुत यूज़ होता है। राइट। एआई आजकल हर फ़ील्ड में आ गया है, तो फॉरेंसिक में भी आपके लिए ये अच्छा रहा या फिर आपको इससे डिफ़िकल्टीज़ आईं? क्योंकि आजकल फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को बहुत जल्दी मॉर्फ कर दिया जाता है एंड वो एकदम रियल लगती हैं। तो आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन में उससे दिक्कत होती है या फिर आपके लिए हेल्पफुल होता है? देखिए हर एक चीज़ के 2 रूप होते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हुँ, हैं, राइट? जैसे मैं अगर आपको बोलता हूँ ये मोबाइल है, हुँ, ठीक है? आपका यूज़ डिफरेंट हो सकता है, राइट? मेरा यस, यूज़ डिफरेंट होगा। ये फ़ोन सेम है, यस, ये गैजेट सेम है,
बट आपका यूज़ डिफरेंट होगा, मेरा यूज़ डिफरेंट होगा और आपके कलीग्स के डिफरेंट होंगे यूज़। उसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी अभी आ रही है एडवांस एआई, उसके 2 रूप हो रहे हैं। एक तो लोग उसका यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, लाइफ में चीज़ें यूज़फुल हो रही हैं एंड इन्वेस्टिगेशन में डेफिनिटली हेल्पफुल होगी आगे जाके। बट इन सेम कुछ लोग उसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं। है ना? तो मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़ बोलते हैं ना कि ये एआई जो है अभी, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा, अभी ये सिर्फ़ अभी न्यू बॉर्न बेबी है। जिस तरीके से डीप फेक्स आ रही हैं हुँ। सेलिब्रिटीज़ की भी, और अच्छे-अच्छे लोग उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो आप सभी प्लीज़ अपनी जो पर्सनल लाइफ़ है, देखिए हर एक चीज़ को लाइफ़ में एन्जॉय करना चाहिए, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन कितना करना है वो ज़रूरी है, उसका यस। मीटर आपके पास होना चाहिए। जिस तरीके से आप लाइफ में लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं, हुँ। करिए, गाड़ी आप चलाइए, एन्जॉय करिए, ड्राइव करिए, बट कितना एक्सीलरेटर देना है वो आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से आप सभी अपनी पर्सनल लाइफ को प्लीज़ ज़्यादा सोशल मीडिया पे मत डालें, एन्जॉय करें। देखिए एक गाना था बहुत पहले राजेश खन्ना साहब का, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। लेकिन आज के जो फ्रॉडस्टर हैं, जो साइबर वो हैं, उन्हें पता है कल के क्या होना है, उन्हें क्या करना है आपके साथ। आप और वो उनको प्रोवाइड कौन किया? आप किए। अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी डिटेलिंग, अपनी चीज़ें कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। आज से मैं 8 साल या 10 साल पहले आपको बोलता हूँ कि आप कभी भी ऐसे साइबर या एआई से रिलेटेड फ्रॉड देखते थे? नहीं, तो किसने बनाया इसे? कौन डेवलप किया? हम ही लोग हमने किए, किया। हम ही लोग तो किए। हमें ही इससे बचना है ना। यस। है ना? तो ये समझ लीजिए जो ये गाना है ना कि ज़िंदगी बिल्कुल सुहाना है। एन्जॉय करिए लाइफ़ को। लेकिन ऐसा ना हो कि कल कोई और ले जाए आपकी ज़िंदगी को, उस पे कंट्रोल ले आए। और ऐसे कई केसेज़ आए हैं हमारे सामने। तो डेफ़िनेटली ये यूज़फुल भी है एआई एंड बहुत हार्मफुल भी है। ले पर्सन्स के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए। हुँ। तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, इसमें आप सभी एन्जॉय करें अपनी लाइफ़, सोशल मीडिया भी एन्जॉय करें, जो भी है, बट अपनी लाइफ़ को कंट्रोल भी रखें, है ना? ऐसा ना हो कि कल के दिन आप किसी प्रॉब्लम में फँस जाएँ। बिल्कुल। तो सर मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि लोग जो होते हैं ना वो अपनी पूरी चीज़ें बता देते हैं उसमें इंटरनेट पे। लेकिन उसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है? मतलब आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो तो हर चीज़ें डाल देते हैं। राइट। तो उस चीज़ को वो लोग कैसे कंट्रोल कर देखिए, सकते हैं? इसमें भी 2 टाइप के हैं। जैसे इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं आप। जी। एक प्रोफ़ेशनल पर्सन है, हुँ। वो अपनी लाइफ़ नहीं डाल रहा है। प्रोफेशनल पर्सन उसे पता है कि वो अपनी चीज़ों को डाल रहा है, अपने वर्क जिससे वो पैसा कमा रहा है। या एक सेलिब्रिटी है, क्या कोई भी एक्टर, हुँ। शाहरुख खान साहब या कोई भी आप एक्टर ले लो, क्या वो अपने घर की फ़ोटो डाल रहे हैं अंदर की? नहीं। वो मूवीज़ का प्रोमो डाल रहे हैं। यस। वो जितना भी डाल रहे हैं पहले से कैलकुलेटेड है। लेकिन क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मल पर्सन है, जो ले पर्सन है, उसको कॉपी करने के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी डाल रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। मैं बोला ना हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि वो जो डाल रहे हैं वो उससे अर्न करने के लिए डाल रहे हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को डाल रहे हैं। तो प्लीज़ आप एन्जॉय करिए, आप फ़ोटो डालिए, लेकिन किसी को ये नहीं पता होना चाहिए ना आपकी ज़िंदगी में आज सुबह क्या हुआ है। आपके घर में कौन-सा लाइक कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अपने सर्टिफ़िकेट डाल देते हैं। हाँ। अपनी ड्राइविंग लाइसेंस तक डाल देते हैं कि आज मैं बहुत सम्मानित फ़ील कर रहा जी। हूँ कि इनके साथ मैंने ये सर्टिफ़िकेट पाया है। जी। अरे भईया कल के दिन वो कोई और उसको कॉपी करके या जी। उसको फ़ॉर्ज गलत कर तरीके से यूज़ टैम्परिंग कर कर लेगा सकता वो। है। तो आपको समझना पड़ेगा एक प्रोफ़ेशनल पर्सन जो कर रहा है, उसके पीछे उसकी थ्योरी है, कैलकुलेटिव माइंड है, बट आपके पीछे क्या है? कॉपी कर रहे हैं आप, जिसकी वज़ह से आप प्रॉब्लम में फँस रहे हैं। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, अभी मेरे पास एक केस आया था, मेरे बहुत नोन पर्सन एंड वो खुद बहुत अच्छी इंडस्ट्री में एक ऑडिटर है। उनको अननोन नंबर से कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल। अभी बीच में फ्रॉड बहुत हाँ, चले बहुत थे। ज़्यादा चला था। उनको आता है और वो क्या करते हैं, संडे का टाइम था, वो भी इंटरेस्ट में उठा लिया। उठा लिया और शुरू हो गए बात करना। कुछ वक़्त के बाद उनके पास एक वीडियो आता है एंड उसके पास उनको ब्लैकमेल करने लगता है कि सर आपकी ये और पूरा एड्रेस बताते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आपका घर का क्या है, सब कुछ। दैट इज़ फ़ोन टैपिंग। नो, 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 नो। क्या होता है वीडियो कॉल पे दूसरे साइड में जो अननोन नंबर्स पे कॉल आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, कुछ पॉन्स या गलत टाइप की वीडियोज़ जी। उसको रन करते हैं या अपने आप को शो करते हैं एंड सामने वाला तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं वो।
सॉफ्टवेयर के थ्रू दोनों। तो क्या इससे क्या दिख रहा है, वो दिखाने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि आप इस केस में इन्वॉल्व थे इस पर्सन के साथ। समझ रहे हो? अगर आपने इंटरेस्ट दे दिया तो वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे दिए होंगे कि सामने कोई लड़की उन्हें ये लगा, है ना? और वो थोड़ा-सा क्या होता है, हर इंसान ना कहीं न कहीं तो बहक जाता है, ह्यूमन एरर तो होती है। तो गलतियाँ हर किसी से होती हैं, हमसे होती हैं, आपसे होती हैं, सभी से होती हैं। कुछ ना कुछ गलतियाँ लाइफ में होती हैं। तो वो थोड़ा-सा बहक गए और वो पूरी बात करें तो उनकी एक वीडियो पूरी रिकॉर्ड होती चली गई। उनके पास वो वीडियो आती है। अब उनके पास उनके ब्लैकमेल किया जाता है। मुझे इतना पैसा चाहिए, अदरवाइज़ मैं आपको आपकी फैमिली के पास ये वायरल कर दूँगा ये या कर दूँगी ये वीडियो। हुँ। वो डर जाते हैं नॉर्मल, वो मेरे पास कॉल करते हैं कि ऐसा-ऐसा हुआ, मैं क्या करूँ? म म मेरे मुझे नींद नहीं आ रहा है कल से एंड मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं उनकी बात सुना, दूसरी चीज़ मैंने उन्हें बहुत डाँटा कि आप ऐसे केसेज़ में इन्वॉल्व कैसे हुए? आप एक पर्सन है, गवर्नमेंट भी अपनी तरीके से सिर्फ़ अवेयरनेस ही तो जी, फैला सकती है, वो जी। भी कोशिश ही कर सकती है। लेकिन उसके बाद भी आप बियॉन्ड जाएँगे तो गलती तो आपकी है ना। फिर उन्हें मैंने समझाया आप चिंता मत करिए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब ऐसे धमकी भरे कॉल्स होते हैं ये और ये चीज़ें होती हैं, तो उनके अपने पैर नहीं होते, उनकी हिम्मत नहीं होती है कि आगे फर्दर करें, वो सिर्फ़ आपके डर का इस्तेमाल करते हैं, कि आप कितना डरते हैं। है ना? तो मैंने बोला बिल्कुल आप उनको बोलिए कि जो भी करना है आप प्लीज़ करें एंड बाकी विल सी एंड फिर उन्होंने जो मैंने बताया उनको मैसेज किया एंड ट्रस्ट में उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। कोई सीरियसली? मैसेज नहीं आया एंड ऐसे ही एक मेरे नोन डॉक्टर साहब थे, उनके साथ ऐसा ही हुआ कि ऑनलाइन उनको एक कोई फ्रेंडशिप हुई लड़की के साथ हुँ। एंड एक फेक प्रोफाइल थी। दोस्ती हो गई, बहुत अच्छा हुआ, 15 दिन महीने देखिए किस तरीके से प्लानिंग मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। पूरा प्लान्ड होता है, कि किस तरीके से एक पर्सन की साइकोलॉजी के साथ, उसकी करंट सिचुएशन के साथ और उससे कितनी इन्फॉर्मेशन लेनी है, सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड होता है। तो 1 मंथ अगर किसी लड़के के साथ अगर कोई भी लड़की या लड़की के साथ कोई लड़का बात कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है। तो उन्होंने उन्हें ये बताया गया डॉक्टर साहब को कि मैं फॉरेन में रहती हूँ, है ना? एंड मतलब दोनों की लाइकिंग स्टार्ट हो गई, चैटिंग में एंड ऑल एंड वो बोली कि मैं फॉरेन से इंडिया आ रही हूँ, इस डेट को। तो उन्होंने बोला एंड उसने क्या किया कि अपनी टिकट भी भेज दी, अच्छा, वीज़ा एंड टिकट, ठीक है? उसकी कॉपी प्रिंट उनको भेज दिया उनके फ़ोन पे एंड वो बिलीव कर लिए कि ये सही है। सही है। अब उन्हें इतना आइडिया नहीं था, हर इंसान अपने-अपने फ़ील्ड का एक्सपर्ट है, बट ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ की नॉलेज हो। तो उन्हें ये बिलीव हो गया कि वो लड़की जो है आ रही है। अब देखिए कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। 1 हफ्ते के बाद वो लड़की आ जाती है। ऐसी कहानी बताई जा रही है कि लड़की आ गई है दिल्ली में दिल्ली एयरपोर्ट में खड़ी है। अब फ़ोन आता है एक अननोन नंबर से कि हाय मैं आ गई हूँ एंड जो टोन होती है, चीज़ें हाँ, होती हैं, देखिए एआई का यूज़ कैसे हो रहा है, जो मैं आपको बताना चाह रहा ऑडियो हूँ। वॉइ मॉर्फिंग, यस, ऑडियो मॉर्फिंग। यस। तो वो लड़की बात कर रही है कि मैं एयरपोर्ट पे फँस गई हूँ। रीज़न क्या है कि मेरा कुछ इन लोग ने कुछ सामान था जिसको ले लिया है कस्टम वालों ने एंड दे आर मतलब दे वांट मनी एंड ऑल। तो वो बोलती है कि मुझे प्लीज़ आप कुछ 1.5 लाख रुपए समथिंग कुछ बोली कि आप मुझे ट्रांसफ़र कर दो। अब यहाँ पर ये अच्छा हुआ कि वो थोड़ा अवेयर थे क्योंकि कनेक्शन एक होता है ना लिंक्स में, अगर आप उसके लिंक में या फ्रेंडशिप में या कलीग्स में रहें तो। उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि एक प्रॉब्लम हो गई है, एक लड़की है वो आ गई है, मैं ऐसा-ऐसा मेरे तो पहले तो मैंने उनको बहुत डाँटा कि आप एक डॉक्टर हो, अंडरस्टैंडिंग है आपकी, एक समझदार इंसान हो, आप ये कर रहे हो। फिर उन्होंने जो मुझे भेजा पूरा पासपोर्ट की कॉपी एंड जी, वो सारा फ़ॉल्स था, पूरी तरीके से टैम्परिंग। अब देखिए क्या कर रहे हैं, जो हम इसमें 2 चीज़ें हैं, एक जो जिसने भी जहाँ से भी टैम्परिंग की होगी, डेफ़िनिटली हमने कोई भी एक पर्सन ने अपनी अपलोड किया होगा कहीं, अपनी डिटेल या अपनी यस। कॉपी, वहाँ से उसने कॉपी किया होगा और उसकी टैम्परिंग कर ली। ठीक है? तो उस पर्सन ने पूरी टैम्परिंग की, वो तो पॉज़ था। फिर जब वो लड़की का कॉल आया दोबारा, मैं बोला एक काम करिए, उनको कॉल पे जब आता है तो मुझे भी इंक्लूड करिए, लीजिए कॉल पे। तो उन्होंने बात किया, मैं सुन रहा था कि हेलो मैं फँस गई हूँ क्या वो? तो उसने बोला मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, है ना? आप एक काम करो दिल्ली में जो ऑफ़िसर है मुझसे बात कराओ। एंड ट्रस्ट मी उसने हेलो, 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 हेलो बोलते-बोलते फ़ोन कट कर दिया। दोबारा ना कॉल आई, ना वो लड़की आई, उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई। है ना? तो इस तरीके से होता है। तो प्लीज़ आप सभी को मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही है ना? वैसा ज़रूरी नहीं हो। जी, देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप पूरी लाइफ़ डाउट में जिएँ।
सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोगों की हमेशा आदर करें, बट जब बुरे लोग या गलत लोगों के साथ वो आपकी लालच आपको फँसाते हैं, चाहे वो अर्निंग के लिए लेके हो, किसी रिलेशनशिप को लेके हो, तो प्लीज़ उसको प्लीज़ वेरीफ़ाई करें। सर, अब ये तो बात हो गई आपके नोन्स की। लेकिन जो आम आदमियों के साथ, हमारी आम जनता के साथ ऐसे फ्रॉड केसेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग तो डर से नहीं जाते हैं पुलिस के पास और कुछ लोग तो बदनामी के सोच के नहीं जाते हैं। तो ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म या कुछ ऐसा है जो कि आप लोगों तक पहुँचने के लिए हो मतलब लोग ईज़िली पहुँच सकते हैं आप तक? देखिए पहली एक इस पॉइंट पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हर एक फ़ील्ड में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, है ना? एक्सेप्शंस ऑलवेज़ देयर। तो मैं आप सभी जो आपके व्यूअर्स हैं या जो लोग हैं, मैं सभी को बोलना चाहूँगा, प्लीज़ जिस तरीके से कोई भी आपको बीमारी होती है, जी। चीज़ें होती हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरीके से लाइफ़ में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, आइदर रिलेशनशिप को हो, आपको किसी डॉक्यूमेंट को फ्रॉड को लेके हो, क्रिमिनल हो, किसी सिविल केसेज़ हों, कुछ भी हो, आप या अपने पर्सनल ज़िंदगी में भी आपको साइकोलॉजिकल कुछ रीज़न है जिससे आप डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ़ में फँसे हुए हैं। प्लीज़ आप अच्छे कंसल्टेंट को ज़रूर कंसल्ट करिए, एक बार, कोई भी फर्स्ट स्टेप लेने से पहले। क्योंकि क्या होता है कभी-कभी हम खुद हुँ। एक्सपर्ट बन के चीज़ों को खराब कर लेते हैं एंड फिर किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं। तो पहले ही आप किसी अच्छे एक्सपर्ट को कनेक्ट करिए एंड यही सोच को जो आपने बोला कि लोगों तक हम कैसे पहुँचे या लोग हम तक कैसे पहुँचे, इस सोच को हमने मदान साहब एंड हमने मिल के एक इसमें एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया जो लाइक ये प्लेटफ़ॉर्म एक प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पर एनएसआई न्याय सूत्र इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट, अच्छे लॉयर्स, साइकोलॉजिस्ट, आप जैसे जर्नलिस्ट एंड लाइक डिटेक्टिव्स या जी। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, ये सारों का एक प्लेटफ़ॉर्म हम कोशिश किए इसको डेवलप करने की एंड कोशिश आगे और भी बनती रहेगी कि हम पैन इंडिया लोगों को जोड़ें, जिससे लोग जो नॉर्मल लोग हैं, किसी भी प्रॉब्लम क्योंकि देखिए, आज की डेट में हर कोई दुखी है, हर कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को लेके चल रहा है, तो उनको एक सॉल्यूशन हम दे सकें। इस वजह से ये प्लेटफ़ॉर्म बना। इसमें हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी साहब भी हैं, जो मेडिको लीगल्स देखते हैं, प्लस हमारे संदीप साहब भी हैं, मदान साहब भी हैं। तो काफ़ी अच्छे रिनोन्ड लोग हैं, जो हमारे साथ इस कंट्रीब्यूट किए इस मिशन में। देखिए, मैं आप सर की इस प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर जाइए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि और कोई भी नहीं चाहता कि आप लोग इस प्रॉब्लम में फँसे रहें। सर, ऐसा कोई आपका लाइफ़ केस है जो आपको हमेशा याद रहा हो या बहुत ही मेमोरेबल रहा हो आपके लिए और और भी कुछ इंटरेस्टिंग भी हो? या डेफ़िनेटली और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक एक्सपर्ट के लिए उसका हर एक केस यूनिक होता है, क्योंकि आपके लिए जो हमारी फ़ील्ड है, आपके लिए हर एक दिन नया होता है ना? तो डेफ़िनेटली मैं अगर कॉर्पोरेट्स को मिला लूँ, तो अपने 13 साल की जर्नी में 4 से 5,000 अलग-अलग केसेज़ किए। बट येस एक तो केस जब मैं 2013 में 13 या 14 में मुझे फॉर अ पर्टिकुलर केस कोर्ट ने मुझे एज़ अ क कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया था किसी पर्टिकुलर केस के लिए, वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। दूसरा एक केस था मर्डर केस बहुत फ़ेमस मर्डर केस था। उसमें मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊँगा कि उसमें क्या हुआ था एक बॉडी हमें मिलती है मतलब बॉडी मिली थी इन्वेस्टिगेशन हुँ, के दौरान पुलिस को ट्रैक में, रेलवे ट्रैक में एंड फिर उसके फैमिली ने ये मान लिया था कि मेरी बेटी की बॉडी है ना? एंड उसके उस केस में फिर जो लड़के वाले थे, है ना? क्योंकि उनके फैमिली ने जो लड़की की फैमिली थी उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था मैरिड थी कि वो। मैरिड थी वो। क्या होता है कि मतलब एक स्टार्टिंग ये हुई कि दिवाली का टाइम था, दिवाली या दशहरे का कुछ टाइम रहा होगा। एक दिन क्या होता है कि लड़की बोलती है कि मैं अपने मायके से आती हूँ, ठीक है? तो वो चली जाती है मॉर्निंग में एंड उसके बाद क्या होता है दूसरे दिन उस पर्सन की बॉडी मिलती है ऐसा बताया गया रेलवे ट्रैक में एंड फिर उसके बाद जो लड़की वाले थे उन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि जो लड़के हैं उनकी फैमिली ने ये सब किया हुआ है एंड ऑलरेडी पहले से प्रॉब्लम चल रही थी। तो सारी फैमिली जैसा कोर्ट ने डिसाइड किया एंड चीज़ें हुई, इन्वेस्टिगेशन सारी फैमिली बिहाइंड द बार, ठीक है? उसमें एक पर्सन था जो लड़के का छोटा भाई था मतलब जो डेड बॉडी जिसको बोला जा रहा हुँ। है, उसका देवर, है ना? वो बॉम्बे में या समव्हेयर कहीं था। ठीक है? तो वो बच गया, ठीक है? तो वो आफ्टर 4 3 4 5 इयर्स के बाद वो केस के लिए हमारे पास आया
कहीं से हमारा नंबर मिला होगा जी। या जैसा भी, हमारे पास आता है और वो बोलता है सर कि ये मैं चाहता हूँ ये केस को आप फॉरेंसिक वेज़ मतलब अपने तरीके से इसे री-इन्वेस्टिगेट करें या देखें, है ना? और मुझे ये लगता है कि मेरी जो भाभी है वो ज़िंदा है। ये वो पर्सन हमें बोलता है। ठीक है? तो हम उसकी बात सुनते हैं, हमें भी थोड़ा-सा ये क्योंकि उस वक़्त जो वक़्त था, उतनी डिजिटलाइज़ेशन नहीं थी, उतनी अवेयरनेस नहीं थी चीज़ों को लेके तो हमने क्या किया, उसकी बातें सुनी, फिर उसके एडवोकेट से हमने बात किया, तो उसके एडवोकेट ने भी ये कन्फर्म किया कि जो बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो हम फिर उसमें अपनी तरीके से उसको री-वेरीफ़ाई कभी भी मैं ये बिलीव करता हूँ अपने अपने एक्सपीरियंस से, कि आपकी हर एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट या इन्वेस्टिगेटर्स को मैं बोलना चाहूँगा कभी भी आपके पास केस आता है, पहले आप री-वेरीफ़ाई करें, री-एग्ज़ामिन करें कि क्या ये जो एलिगेशन लगा रहा है या जो पर्सन आ रहा है आपके पास, क्या वो सही है? या आपकी एथिक्स होनी चाहिए? आप हर केस नहीं ले सकते हैं, यस। है ना? तो ये चीज़ें मैंने अपने गुरु से सीखी है। ऑलवेज़ मैं पहले री-वेरीफ़ाई करता हूँ, हमने री-वेरीफ़ाई किया, चीज़ें देखी, डॉक्यूमेंट देखा, तो हमें लगा ये पर्सन कहीं सही है, बट उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करें, ये हमारे लिए भी बहुत टफ है। टफ़ था। क्योंकि इस तरीके का केस हमारे पास पहले नहीं आया था। जी। इनफैक्ट फॉरेंसिक ऑन द बेस ऑफ डॉक्यूमेंट मर्डर केस पहले सॉल्व भी नहीं हुए थे। तो अब मैंने क्या हुआ कि अपने जितने भी सीनियर्स थे फॉरेंसिक से रिलेटेड, उनसे मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने बोला भई 4-5 साल पहले अगर लड़की की डेथ हो गई है सपोज़, तो हमें ना कोई डीएनए सैंपल मिलेगा, ना हम उसकी बॉडी को दोबारा वो कर सकते हैं। तो कैसे करोगे आप? तब तो सब कुछ खत्म हो गया होगा, डिकम्पोज़ हो गया होगा। तो फिर हमने देखा कि फिर मैंने डॉक्टर मिश्रा साहब, अपने मदान साहब से डिस्कस किया तो ऑन द बेसिस ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस? यस हमने कोर्ट के सामने प्रेज़ेंट किया एंड फाइनली वो पूरी फैमिली बाहर हुई एंड उस दिन मुझे लगा कि डेस्टिनी जो डिसाइड करती है आपकी जर्नी तो किसी के लिए करती है। तो फिर मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा था। आई लाइक मुझे लगा कि यार मेरा जो इस फ़ील्ड में आना संपन्न हो गया। माइट बी इस फैमिली के लिए मैं बिल्कुल। चूज़ चूज़ किया गया हूँ। तो आज वो फैमिली बिहाइंड द बार। तो ये हमने जी। प्रूव कर दिया था कि जो डेड बॉडी मिली हुँ, है रेलवे ट्रैक में और जो डॉक्यूमेंट या जो हुँ। एविडेंस बोल रहे हैं, वो उससे मैच नहीं कर रहा। सर आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स और मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। राइट। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्पेशली वुमेन्स को जो कि इसको फेस करती हैं या फिर उनसे बचने के लिए क्या मेजर्स उनको यूज़ करने चाहिए? देखिए, मैंने जिस तरीके से पहले भी बोला एंड मैंने कई जगह पे ये चीज़ें बोली है। जिस तरीके से हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, बीमारी हुँ, होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरीके से जब हम अपने लाइफ़ का डिसीज़न ले रहे हैं, हमें एक अच्छे कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए। मैट्रिमोनियल फ्रॉड आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। लाइक मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स हो गए या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो गई, सेपरेशंस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। रीज़न क्या है? 2 चीज़ें जो हमने देखा है, इनिशियल कि जिस पर्सन से आप शादी कर रहे हैं, माइट बी आपने डिसीज़न बहुत ज़्यादा जल्दी सोच के नहीं लिया, राइट? ज़्यादा हमने सोचा नहीं आपने और आपने डिसीज़न ले लिया। तो मेरा ये मानना है कभी भी आप पहला तो कंसल्ट करें, यस। इन्वेस्टिगेट करें, देखें या किसी पर्सन एज़ अ लाइक इन्वेस्टिगेटर हायर करें टू वेरिफाई कि वो पर्सन जो बता रहा है, जो चीज़ें वो बोल रहा है, क्या वो सही है या नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है ज़िंदगी को लेकर कि हमें बहुत कुछ डिसीज़न्स को बहुत हौले-हौले, बहुत आराम से लेना चाहिए। जी। यस। देखो जिसको जल्दी थी, है ना? ये किसी ने कहा था मुझे कि कभी जिससे जल्दी थी वो चले गए, जिससे जल्दी थी वो चले गए, हमें आराम से चलना है। चाहे वो ज़िंदगी की ड्राइविंग हो, सीट हो या आपके कोई डिसीज़न्स हो, ठीक है? तो आपको आराम से चलना है, चीज़ों को सोचना है, ऑब्ज़र्व करना है। किसी पे बिलीव करने से पहले आपको 10 बार सोचना है, इन्वेस्टिगेट करना है, समझना है, री-वेरीफ़ाई करना है, वेरीफ़ाई करना है और जब आप एक बार संतुष्ट हो जाएँ, आपको टाइम लेना है। जब हो जाएँ तो कभी उस पे डाउट नहीं करना। जी, रिश्तों की यही तो बिल्कुल। वो है और आपको हमेशा वही रहना है जो आप हैं ओरिजिनल। क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं सेपरेशंस को लेके या चीज़ों को लेके? क्योंकि आप वो शो करते हैं आप जो नहीं हैं, है ना? तो बी ओरिजिनल ना, आप जो हैं जैसे हैं आपको हुँ, एक्सेप्ट किया जाएगा। आपके लिए सही पर्सन बना है, ठीक है? आप सभी को मैं ये बोलना चाहूँगा, आपके दर्शक को भी बोलना चाहूँगा, कभी भी कोई भी शादी को लेके, मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके कोई भी अगर डिसीज़न ले रहे हैं, तो देखिए कोई भी रिश्ते, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, कोई भी रिश्ते जो चलते हैं मर्द और औरत के बीच, वो जी, 4 फैक्टर में चलते हैं। 4 पहिए होते हैं गाड़ी के, प्रैक्टिकल मैं बात कर रहा हूँ।
एक होता है इमोशन, एक होता है फाइनेंस, एक होता है फिज़िकल, एक होता है आपका ट्रस्ट। जिस तरीके से आप उस ये चारों पहिया में एक भी ऊपर-नीचे है, तो प्रॉब्लम क्रिएट स्टार्ट हो जाती है। तो पहली बात तो उसमें आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको आप सँभाल सकें, जब आपकी गाड़ी थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है। आप एक-दूसरे से कम्युनिकेट करें, कंसल्ट करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि क्या एक बात बोली गई ज़िंदगी में कि सिचुएशन से कहीं ऊपर होते हैं आपके रिश्ते, है ना? हुँ, सिचुएशंस तो आएँगी-जाएँगी, आपके माँ-बाप के साथ आपके रिश्तों में कभी-कभी खटास आते हैं, भाई-बहनों में आते हैं, आप क्यों नहीं छोड़ते हैं? दिल से जुड़ा होता है जुड़ा वो हुआ है, वो रिश्ता। पक्का रिश्ता है। तो यस, फिर जब आप किसी के साथ होते हैं, तो क्यों आप छोड़ते हैं? क्यों आप लड़ते हैं? क्यों यहाँ वहाँ पर बिलीव नहीं होता, वहाँ उतना ट्रस्ट नहीं होता। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने इनिशियली उतना टाइम नहीं दिया एक-दूसरे को, राइट? तो ये जो 4 पहिए हैं, उसको हमेशा बैलेंस करके चलें और आराम से चलें ज़िंदगी को हौले-हौले, उसका एन्जॉय करते हुए। क्योंकि जिसको जल्दी थी वो चला चले गया। गए, हमें और आराम से सबसे चलना बड़ी है। चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन इज़ द की यस, फैक्टर, यस, मतलब अगर आप कम्युनिकेट करेंगे, तो शायद वो प्रॉब्लम्स यस। ईज़िली सॉल्व हो सकती एंड हैं। आजकल जितनी भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारी मैरिज जो पोर्टल्स हैं, जी, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, उसमें बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं और प्रोफाइल्स। बहुत प्रोफाइल जो हैं, वो मतलब एक तरीके से फ़ॉर्ज्ड हैं, है ना? जस्ट टू गेन सम मनी, हुँ, जस्ट टू टेक सम बेनिफिट्स, हुँ, इस तरीके का फ्रॉड हो रहा है। हमारे बीच में एक केस आया था, बॉम्बे की क्लाइंट थी हमारी, जी, उनके साथ क्या हुआ, एक पर्सन ने पूरा, क्योंकि वो सिंगल मदर थी, हुँ, वो बहुत रैकी करते हैं। वो बहुत माइंडफुली ना, जब फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं, वो माइंडफुली पूरी तरीके से मैप बनाते हैं कि आपके साथ कैसा करना है। आप वही करती हैं जो वो चाहते हैं। तो उन्होंने पूरा एक मैप बनाया होगा कि जो लेडी है वो सिंगल मदर है। सिंगल मदर है तो इमोशनली थोड़ी-सी अ, जी, ब्रेकडाउन होगी, यस, प्रॉब्लम्स में होगी। तो उसने क्या किया, स्टार्टिंग में उसके पर्सन की कंपनी में एज़ एम्प्लॉयी जॉइन किया। एम्प्लॉयी जॉइन करते-करते, क्योंकि छोटे लेवल पे था, उसने पता किया कि उस लेडी ने वो सिंगल मदर हैं या सब कुछ है वो, लेकिन वो शादी के लिए देख रही हैं रिश्ता, नेक्स्ट अपनी लाइफ़ को रीस्टार्ट करने के लिए। तो उसने क्या किया, पूरी तरीके से अपनी पूरी प्रोफाइलिंग बनाई, सब कुछ किया एंड धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दोनों में बात हुई। जब बात हो गई तो उसने क्या स्टार्ट खुलासा क्या करता है कि मैं आपके अंडर पे ही आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो वो लेडी थोड़ा-सा और अटैच हो गई, चलो मेरे नोन में होगा और सब कुछ। एंड यू वोंट बिलीव, मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि फाइनली उन लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे एंड ऑल। हुँ, शादी एंड उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है हुँ, एंगेजमेंट का, यस, तो उस बंदे ने इतना कुछ दे दिया, इतना बिलीव, इतना ट्रस्ट, वो बेचारी, मतलब उस जी, पर्सन, बेचारी तो नहीं है, क्योंकि उसने हाँ, बहुत अच्छा उसमें इनिशिएट लिया, एक्शन लिया। हुँ, तो उस पर्सन को इतना बिलीव दिया कि आई एम विथ यू। उसके जी, बच्चे का ख़्याल रखने लगा, सब कुछ करने लगा एंड इसके बाद उस पर्सन को लेडी को उसने क्या किया, पूरा पैसा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी अकाउंट में अकाउंट में ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र। करा। यस। ओके, एंड उसके बाद एक दिन सडन गायब। फिर उसने फाइनली इन्वेस्टिगेट कराया, चीज़ों को देखा, पता किया, क्योंकि वो लड़की भी हार मानने वालों से नहीं थी। हुँ, उन्होंने पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कराया, पता किया, जाँच किया एंड पता चला वो बंदा कहीं रह रहा था एंड वो शादीशुदा था ऑलरेडी। मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँ, इसमें बहुत कुछ हुआ था। मैंने एक शॉर्ट में आपको स्टोरी बताई कि मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आप लाइफ़ का कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं, आप मान लीजिए जॉब में भी हैं, आप डिप्रेशन में हैं, पहली बात आप किसी से कम्युनिकेट करिए। आप किसी एक को चूज़ करें कि आपके साथ वो बात करे, कभी भी गलत डिसीज़न ना लें और नहीं तो आप ऐसे अच्छे कंसल्टेंट्स को कंसल्ट ये करिए। कंसल्ट करें। एंड जब आप कोई भी डिसीज़न लेते हैं रिलेशनशिप को लेके या आपकी लाइफ़ में कोई रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम है या आप सोच रहे हैं डबल थॉट किसी भी रिश्तों को लेके, तो उस रिश्तों को भी एक बार कोई भी गलत फैसला लेने से पहले या नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले एक बार ज़रूर किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करिए। माइट बी वो आपकी लाइफ़ में एक नया सवेरा दे सके या एक नई रोशनी बता सके या नया रास्ता दिखा सके। इस तरीके से मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आप गलत फैसले मत लें। आई होप मेरे जो दर्शक हैं वो इस बात को समझेंगे, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है, तो सर की जो है एक वेबसाइट है, एक प्लेटफ़ॉर्म है उनके पास, तो आप लोग इनके पास भी इनसे रीच आउट कर सकते हैं। और सिर्फ़ मेरे से नहीं, बट हाँ, ज़रूर अच्छे कंसल्टेंट से, बिकॉज़ देखिए हर एक फ़ील्ड में अच्छे और बुरे लोग दोनों हैं, एक्सेप्शंस इज़ ऑलवेज़ देयर। तो एक हमारे मदान साहब हैं, वो बोलते हैं चिकन डिटेक्टिव्स, ओके, गली-गली हैं, है ना? तो मैं इस चीज़ को भी मानता हूँ। हमारी फ़ील्ड में कुछ लोग गलत हैं जो
अपने क्लाइंट्स का गलत फ़ायदा उठाते हैं। हुँ, तो प्लीज़ आप चूज़ वाइसली, बोलते हैं ना, बहुत दिमाग से चूज़ करें, सही प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करें एंड सही कंसल्टेंट के पास हुँ, जाएँ। ज़रूरी नहीं है मेरे पास आप आएँ या किसी के पास जाएँ, बट अच्छे कंसल्टेंट को येस। कंसल्ट करें एंड उससे सही गाइडेंस लें। मेरा सिर्फ़ ये है कि लोगों का दुःख या जो दर्द है, प्रॉब्लम है, वो थोड़ा-सा दूर हो सके। क्योंकि अच्छे डॉक्टर के पास जाएँगे तो ही यस, अच्छा इलाज यस, होगा। यस। सर आपने मैरिज की बात कर दी बट कॉर्पोरेट में भी तो ऐसी चीज़ होती होंगी कि फ्रॉड्स होते होंगे कॉर्पोरेट में एंड लोग परेशान होते होंगे बट किसी के पास जाते नहीं हैं। यस, यू आर राइट। कॉर्पोरेट में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मोर देन 8 इयर्स रहा एंड बहुत वैराइटीज़ ऑफ, जैसे मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग, जी। इंश्योरेंस से लेके मैंने रोडवेज़, हाईवेज़, आयुष्मान भारत, सारी जगह पे मैंने वो किया, बट कॉमन जो फैक्टर था, वो था एम्प्लॉयी फ्रॉड्स। ओके। बहुत एक्सेस में है एंड कॉर्पोरेट में भी कुछ गलतियाँ हैं, जो उन्हें भी करेक्ट करना होगा। एक्चुअली क्या करते हैं वो, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में उनके आजकल कुछ रूल्स रेगुलेशंस आ गए हैं, तो उनकी भी गलतियाँ हैं कुछ कॉर्पोरेट्स की, कि अलग-अलग आईआरडीए या अलग रूलिंग, मतलब अलग-अलग इंडस्ट्री के अलग-अलग रूलिंग्स के हिसाब से उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन वो तो बना लिया है, ग्रीवांस टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम। बट प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने जो ऑब्ज़र्व की वो ये है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेटर्स या इन्वेस्टिगेटिंग कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन को हायर नहीं किया है। वो अपने में से किसी, मान लीजिए कोई मार्केटिंग में है, कोई सेल्स में है, तो उससे वो फर्दर आगे बढ़ाया है। हुँ, तो जिससे ये होती है कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन पर्सन या इन्वेस्टिगेटिव पर्सन हुँ, वहाँ एंट्री करता है, तो उनको समझा पाना अपने माइंडसेट या चीज़ों को, वो बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है। तो येस, मैं ये मानता हूँ, मैं कॉर्पोरेट के लिए भी ये चीज़ देखा और मैंने हमेशा सजेशन भी दिया कि सही इन्वेस्टिगेटिंग पर्सन या टीम बनाएँ। हुँ, और कॉर्पोरेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा विसल ब्लोवर हैं, केसेज़ हैं या येस। एम्प्लॉयी फ्रॉड्स हैं, उसको सही तरीके से हैंडल करें, क्योंकि उसका रीज़न क्या होता है, खामियाज़ा कौन भुगतता है, आपको क्या लगता है? आम जनता, एग्ज़ैक्टली। है ना? आप कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप जब मान ली, कस्टमर केयर क्या है? आपके ही के लिए हेल्पलाइन बना है, हुआ है। येस। आप कोई भी कॉर्पोरेट है, कोई भी इंडस्ट्री है, तो वो किससे जुड़ा हुआ है? आम जनता से जुड़ा हुँ, हुआ है। वो अपनी सर्विसेज़ या अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी किसी भी तरीके से हुँ, वो जनता को सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है। ट्रू? आप उनके प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। अब मान लीजिए प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ गई या चीज़ें आ गईं, तो आप क्या करती हैं? फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहता है? कस्टमर केयर पे कस्टमर कॉल केयर करते हैं। कॉल करते हैं। कस्टमर केयर अगर एजुकेटेड ना हो या वो सही स्टेप ना ले, हुँ, तो क्या होगा, आपका लॉस प्रॉब्लम होगा, रिज़ॉल्व हुआ? बिल्कुल। नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि ये पूरा एक तरीके से सिस्टम है। हुँ, जो हमारे फॉरेंसिक में एक कहावत है, ये मतलब एक लाइन है, सॉरी, कहावत नहीं, एक लाइन है जिसे हम फॉलो करते हैं, चेन ऑफ कस्टडी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, है ना? तो उसी तरीके से आपको, जब आप एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बना रहे हैं, किसी भी आप इंडस्ट्री में हैं, कॉर्पोरेट्स में हैं, आइदर आप मैन्युफैक्चरिंग किसी में भी हैं, तो आप जो सिस्टम बना रहे हैं, प्लीज़ उसको, उस सिस्टम को सही तरीके से प्रिंसिपली फॉलो करें। जो उसकी प्रिंसिपल्स बोलती है, जो बेस है उसका, उसी तरीके से डिपार्टमेंट बनाएँ, उसके फर्दर एक्सटेंशन जो आप बना रहे हैं, उस तरीके से होना चाहिए कि अगर कस्टमर केयर अगर कॉल कर रहा है कोई कस्टमर, तो उसको सही सॉल्यूशन मिले, कस्टमर केयर सही पर्सन को रीच करे और जिस पर्सन को रीच कर रहा है, उसे भी इन्वेस्टिगेशन की थोड़ी भी आई आनी चाहिए। नॉलेज जी, उसकी नॉलेज या उसकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। तो मैंने, ऑब्वियस सी बात है, मैंने कॉर्पोरेट में जब देखा, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉड्स देखा। मोस्टली तो मैंने देखा जो एम्प्लॉयी फ्रॉड्स थे। जी, फिर दूसरा होता है बीजीवीआर, बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस। तो कई लोग क्या करते हैं, नौकरी पाने के लिए, जॉब लेने के लिए फ़ॉल्स या फ़ॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट सबमिट कर जी, देते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ रिक्वायरमेंट निकली किसी एक्स वाई किसी कंपनी में, हुँ, एक रिक्वायरमेंट निकली है कि अकाउंटेंट हमें चाहिए। अकाउंटेंट के लिए 2 डिग्री क्या ज़रूरी होगी? सीए होना चाहिए या बीकॉम होना या चाहिए। बीकॉम होना दूसरा टैली और ये सब आना चाहिए। यस, चाहिए। तो अब उसने बीकॉम तो कर लिया, लेकिन टैली की उसके पास सर्टिफ़िकेट नहीं है। तो वो क्या करेगा, कहीं इधर-उधर के इंस्टीट्यूट से फ़ॉर्ज्ड फॉल्स डॉक्यूमेंट या हुँ, साइबर कैफ़े से गलत सर्टिफ़िकेट बना के वो सबमिट कर देता है। और कॉर्पोरेट के अंदर इतनी नॉलेज नहीं होती या इतना अवेयरनेस नहीं होता कि उसको रीचेक करें। वो क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी को देते हैं, जो थर्ड पार्टी खुद उसके अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो हुँ, सही सर्टिफ़िकेट वो ओके करके भेज देता है। वो ये मान के चलता है, मैंने ऐसे कई थर्ड पार्टीज़ देखे जो मान के चलते हैं कि सर्टिफ़िकेट होगा तो सही होगा, तो वो भी अपनी तरफ से रिपोर्ट कॉर्पोरेट इन मैनेजमेंट्स को सही रिपोर्ट देता है। यू वोंट बिलीव, मैं एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में था। कॉर्पोरेट में था, बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री, ये कंपनी है वो।
खुद में वो पूरा इंडस्ट्री है। तो उसमें क्या हुआ कि मैं वीजीबीआर जितनी भी रिपोर्ट थी, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो थर्ड पार्टी ने सबमिट की हुई थी, मैं करीब 5 इयर्स के सारे मेरा एक होता है ना इन्वेस्टिगेशन में आप होते हैं यस। तो आपको एक थोड़ा-सा कीड़ा होता है और इससे पहले कभी नहीं हुआ था वहाँ। मैंने क्या किया, मैंने बोला 5 ईयर के जितने भी डेटा हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं मुझे दे दीजिए। मैं इसको बैठा हूँ और कोविड का टाइम था। मैं इसको चेक करता हूँ। यू वोंट बिलीव कि मैंने उस 3 या 4,000 कुछ डेटा थी टोटल फाइल थी, उसमें से मैंने 250 लोगों को पकड़ा कि वो जितने भी जो 15 साल से उस जगह पे काम कर रहे थे, 15 ईयर, 20 इयर्स उनके डॉक्यूमेंट सब फ़ॉल्स थे और और उनको थर्ड पार्टी ने ओके कर रखा था। ये तो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल, तो आपने क्या हुआ देखिए गलत ये नहीं कि वो पर्सन 15 साल से 16 साल से आपको कुछ प्रॉब्लम किया है या नहीं किया, वो अलग एक मैटर उसमें अलग डिस्कशन हो सकती है। बट उसकी इंटेंशन देखिए उसने गलत स्टेप लिया कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए। या वो पर्सन की इंटेंशन देखिए कल के दिन अगर उसके पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो उसके उसने गलत एक बार कर चुका है, तो वो ईज़िली उस चीज़ के लिए रेडी होगा करने के यस। लिए। अगर उसको कहीं पर भी बेनिफिट मिलेगा, मान लीजिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका माल इधर से उधर करना है और उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो तुरंत कर लेगा। बिल्कुल। इसीलिए मैं मानता हूँ कि आपको सही राइट कैंडिडेट चुनना है। आपको फॉरेंसिक प्रोफाइलिंग करानी चाहिए, आपको हर एक कैंडिडेट की एंड कॉर्पोरेट में जितने भी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, उसमें सही लोगों की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। ये मैंने हमेशा सजेशन दिया है। आजकल जो कोलकाता में चल रहा है, जो केस हुआ है सामूहिक दुष्कर्म का, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है और पूरा जो देश है वो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। मैं ये जानना चाहूँगी कि फॉरेंसिक में और इन्वेस्टिगेशन जो स्पेशलिस्ट होते हैं आपकी तरह, वो ऐसे सेंसिटिव केसेस को कैसे हैंडल करते हैं और क्या रोल निभाते हैं इसमें? जो केस आपने ये पूछा कोलकाता का जो अभी हुआ है रेप इंसिडेंट पहले तो मैं अपनी एक्सपर्टीज़, फॉरेंसिक ये सब हटा देता हूँ। मैं एज़ अ ह्यूमन बोलना चाहता हूँ, एज़ अ पर्सन पर्सनली ये जो भी हुआ बहुत ही दर्दनाक था एंड ये हर एक इंसान के लिए वार्निंग है। देखिए, हम जिस सोसाइटी से आते हैं, हम सभी की अपनी फैमिलीज़ हैं, राइट? हमारे माँ-बाप हैं, हमारी हमारी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, सब कुछ है। और जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं, तो जो परिवार होता है वो हिल जाता है। देखिए, प्रॉब्लम या इंसिडेंट किसी के साथ भी हो रहा है, लेकिन इससे पूरा समाज हिल रहा है। और अब मुझे ऐसा लगता है, मैं एज़ अ पर्सन बोल रहा हूँ ये अपनी फ़ील्ड और एक्सपर्टीज़ को मैं साइड रख के एज़ अ ह्यूमन बोल रहा हूँ। अब वो टाइम आ गया है कि हमें एक सही ये हमें कैंडल मार्च और चीज़ों से बस नहीं होगा। आपने देखा होगा निर्भया कांड जी। जब दिल्ली में हुआ था। क्या चीज़ें रुकीं? बिल्कुल और नहीं। आप एक देख रही हैं क्या कभी आपने ऑब्ज़र्व किया एक नए पैटर्न पे वायलेंस आ गया है इस तरीके के केस में? क्यों ऐसा हो रहा है? उसे हमें समझना होगा। हमें इसका रूट कॉज़ एनालिसिस देखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? और जो ये केस की बात कर रही हैं, ये कल मैं हमारे जो डॉक्टर प्रसन्न त्रिपाठी हैं, उनसे मेरी बहुत लंबी डिस्कशन हुई क्योंकि ही इज़ द सर्जन एंड आल्सो वेरी वेरी नॉलेजेबल साउंड नॉलेज है इनके पास मेडिकल फॉरेंसिक की। तो उनसे मेरी काफ़ी देर चर्चा हुई क्योंकि मैं काफ़ी डिस्टर्ब था इस केस से। क्योंकि आज की डेट में हम सबके घर में बे ब बच्चियाँ हैं। जी। राइट? आपकी भांजी है, आपके भांजे हैं, व्हॉटएवर बच्चे हैं और ये जानते हैं आपको मैं एक और बात बताऊँ ये सिर्फ़ इस टाइप के केसेस सिर्फ़ लड़कियों के साथ तो हो रहे हैं, कुछ छोटे-छोटे बच्चे, लड़के बच्चे भी हो रहे हैं, उनके साथ भी बिल्कुल। गलत कांड हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को मैं बिल्कुल भी बहुत डिस्टर्बिंग है ये और जिस तरीके का ये जो केस हुआ एंड इसमें 2 तरीके की रिपोर्ट आई हैं। एक तो जो इन्फॉर्मेशन वायरल हो रही हैं डिजिटल मीडिया में या न्यूज़ में हम उस पे बिलीव कम करते हैं क्योंकि कई बार वो बनाया हुआ होता है या वायरल करने के लिए कुछ भी डाल देते हैं और एक होता है फाइनल रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो वो शायद अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं आया है। बट इस केस में अगर मैं डिजिटल जो इन्फॉर्मेशन चल रही हैं या जो डिटेलिंग जो आई है सामने, अगर मैं उसको बेस लेके हम डिस्कस करें जिस बेस पे हमने कल किया है डॉक्टर प्रसन्न जी के साथ, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो यकीन नहीं होता कि वो एक पर्सन ने किया है। क्योंकि वो जो डॉक्टर थीं एक तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन में इंटर्न थीं, ये राइट? एंड दूसरा वो उनकी हेल्थ और सब कुछ अच्छा था, ट्रू एंड जिस तरीके की जो इंजरी या वुंड सामने आ रहे हैं कि उनके
आँखों से ब्लड आ रहा था, मुँह से आ रहा था, उनके इंजुरीज़ थी उनके हाथ में, उनके पैर में। एंड एक और पॉइंट जो कल डॉक्टर प्रसन्न साहब ने बताया कि उनकी दोनों जो सामने अभी तक बात आ रही है, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है, बट जो इन्फॉर्मेशन वायरल है, मैं उसके आधार पे बात कर रहा हूँ, कि उनके दोनों पैर को 2 डायरेक्शंस में उस तरी तो वो कब होगा? कोई एक पर्सन तो नहीं कर राइट? एंड उसके लिए जब ऐसा होगा, 2 पैर अगर 2 डायरेक्शन में अलग फैल गए हैं, इट मीन्स उसका पेल्विक गिrdle जो है, टूट गया तोड़ होगा। दिया गया है। वो या तो पॉसिबिलिटी है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा नशा करने के बाद, मारने के बाद उसको कुछ इस तरीके से कर रहा है, राइट? या और भी लोग इन्वॉल्व हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ या चीज़ों को बोलता हूँ कि फॉरेंसिक इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, राइट? कि इसमें अभी हेयर सैंपल से लेके, ब्लड सैंपल से लेके, डीएनए टेस्टिंग से लेके, फिंगरप्रिंट, हर एक पॉसिबल एविडेंस की तरफ वो वर्क करे। एंड मेरा यकीन है कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं या जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, वो डेफ़िनेटली अपना रोल बहुत अच्छा निभा रहे होंगे। जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो डेफ़िनेटली हम भी देखना चाहेंगे कि इसमें जस्टिफ़ाई हो। क्योंकि ये रिपोर्ट या केस सिर्फ़ एक के लिए नहीं है, ये आने वाले लोगों के लिए सबक होना चाहिए। क्योंकि अगर एक पर्सन भी छूट गया इसमें, तो समझ लीजिए कि अगर एक पर्सन भी छूट रहा है, तो आप समाज में फिर एक क्रिमिनल को फ्री हैंड दे रहे हैं। अंडरस्टैंड? आप फ्री एक हैंड दे रहे हैं। तो जिस तरीके से मैंने सुना है अभी क्योंकि जितनी जानकारी हमारे पास आई है कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा के थ्रू उस पर्सन को पकड़ा था। जी। तो इसमें इस केस में ये भी देखा जा सकता है कि जिस सेमिनार हॉल में बॉडी मिली है, जी। उसके 4 घंटे पहले या 5 घंटे पहले क्या कोई वहाँ आया है सीसीटीवी कैमरे से? देखा जा सकता हो कि पहले से कोई वहाँ पर और लोग छुपे हों, है ना? या सीसीटीवी कैमरे में और कौन-कौन लोग हैं जाते हुए या इंटर्न करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? उनकी फर्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल क्या है? सर, आपसे बात करके हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग होने वाला है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। ऐसी ही तमाम और पॉडकास्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ केजेड टॉक्स पर। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू।